वेलकम वेलकम पूनम जी। पीएमसी ध्यान नेपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक हार्दिक स्वागत। पूरे ग्रुप की तरफ से मैं आपका आभार करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद। और हम सब बड़े एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं आपसे ज्ञान लेने के लिए। तो ओवर टू यू। जी आप जी पूनम जी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इतने खूबसूरत से ध्यान के बाद अब हम आते हैं अपने ज्ञान के ऊपर। आपस में साझा करेंगे हम अपनी विजडम को। So before I start, I want to express my gratitude to my first gurus, my parents, Mahavtar Baba ji, my दोस्त एंड गुरु परमहंस योगानंद जी, हम सबके प्यारे बाबा सुभाष पत्री जी, और आप सभी के गुरुओं को भी मेरा दिल से ग्रैटिट्यूड है। तो फ्रेंड्स, हम जो ये बुक कर रहे हैं द पावर ऑफ नाउ, करते करते हम इस सफर पे पहुंच गए थे कि एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, जिनके बारे में हमने पिछली बारी बात करे थे। हम थोड़ा समझे थे कि कैसे हम साल्वेशन पे पहुंचेंगे। हमने ये भी समझा था कि लव हेट रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। मैंने रिलेशनशिप्स के कुछ साइकिल्स बताए थे ताकि हमें समझ में आए कि हाँ, मैं रिलेशनशिप के किस साइकिल में जो है मैं हूँ। और फिर हमने ये समझा था कि किस तरीके से जो हमारे एडिक्टिव रिलेशनशिप हो जाते हैं, जिसकी हमें आदत पड़ जाती है, या मैं यूं कहूं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जिसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है, हमारे को पता ही नहीं चलता है, उनको भी हम कैसे किस तरीके से जो है वो स्पिरिचुअल वे में ले सकते हैं। तो आज दोस्तों, हम एक बहुत ही गहरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। पहले मैंने ऐसा सोचा था कि चलो, मैंने रिलेशनशिप के ऊपर इतना बता दिया है तो चलो ये इंट्रोस्पेक्ट हो जाएगा और मैं आगे करेंगे। लेकिन जब मैं आज इसको देख रही थी कि आज मैं आगे कौन सा क्या टॉपिक कराऊं, तो मुझे बड़ा स्ट्रांग मैसेज आया कि नहीं, आप रिलेशनशिप को किस तरीके से हम एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके, हम कैसे जो हमारे रिश्तों में जो कड़वाहट होती है या जो चैलेंजेस आते हैं, हम उसको किस तरीके से ट्रांसम्यूट करें, हम उसको साधना में कैसे बदलें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम किसी भी ध्यानी को ये बताते हैं आप ऐसा कीजिए, उनके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम होती है, तो कभी कभी वो पर्सन कहता है मैं कर तो रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे अंदर से वो कड़वाहट नहीं जा रही है, वो नाराजगी नहीं जा रही है, वो पेन नहीं जा रही है, या मैं उस रिश्ते को जिस तरीके से बताया जाता है कि आप उसको ट्रांसम्यूट कीजिए, मुझसे वो ट्रांसम्यूशन नहीं हो रहा है। तो मुझे ये चीज आई कि हमें इसको बहुत पूरे तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करके बताइए। तो क्योंकि ये मुझे एक इंट्यूटिव मैसेज आया ही है, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ अस, ताकि हम समझ सकें कि ये जो हमारे रिश्ते होते हैं, इनमें जो हमें सो कॉल्ड कड़वाहट लगती है, हमें जो इसमें दर्द मिलता है, जो पेन मिलता है, उसको असली उसकी लर्निंग क्या है जिसको कि हम आप ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने एक चीज तो समझी थी पावर ऑफ नाउ के अंदर, कि हमारे को हमारी रूट्स क्या है, बीइंग। जब हम ये महसूस कर लेते हैं अपने आप को एज अ बीइंग, यानी कि हमारा अस्तित्व क्या है, तो इसके ऊपर आई थिंक संतोष जी ने ये बोला था, जब व्यक्तित्व खत्म हो जाता है तो अस्तित्व जाग जाता है। जो हम क्या बोलते जा रहे थे कि जब हम अपनी ईगो कॉन्शियसनेस से बाहर आते हैं, तब हम अपने आप को एज बीइंग की एग्जिस्टेंस में देख पाते हैं। लेकिन सोचिए, आज का सेशन साथ साथ अपने पे इंट्रोस्पेक्ट करने वाला है। क्या हम वाकई में उस बीइंग की स्थिति में रहते हैं? यदि हम हमेशा बीइंग की स्थिति में रहेंगे, तो ये जो हमारे रिश्ते होंगे, ये भी उस अस्तित्व के साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम इंसान अपने आप को ज्यादातर कैसे पहचान है हमारा, हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं?
हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने माइंड के साथ। और हमने देखा है हमारा माइंड क्या करेगा, माइंड में बहुत ताकत है, लेकिन अगर ये हमारे को चलाने वाला बन जाता है तो ये मेरे को कभी भी उस बीइंग की स्थिति में जाने ही नहीं देगा। जब वो मुझे बीइंग की स्थिति में नहीं जाने देगा, जब मैं वननेस में नहीं जा पाऊंगी, जब मैं ईगो कॉन्शियसनेस से अपने आप को बाहर ही नहीं निकाल पाऊंगी, तो दोस्तों अब क्या होगा, मुझे हर रिश्ते में पेन होगा, मुझे दर्द होगा, मुझे दुख होगा, मुझे बुरा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि इस रिश्ते में मेरे साथ सब गलत ही गलत हो रहा है। अगर हम आज का टाइम देखें तो फ्रेंड्स ये बात तो हम सब एग्री करेंगे कि आज के टाइम में हमें बहुत ज्यादा जो है रिश्तों में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। वो चाहे भाई बहन के रिश्ते हैं, वो चाहे लॉज के साथ हैं, हस्बैंड वाइफ के हैं, काम करने वाली जगह पे कभी उसे स्ट्रेस का नाम दे दिया जाता है, कभी तेरा मेरा डुअलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। उसका नतीजा आज के टाइम में क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है। काफी लोग ऐसे हैं जो अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, इससे तो मैं सिंगल पेरेंट ही ठीक हूँ, मुझे सिंगल पेरेंट की तरह ही रहना है। और वो कहते हैं मुझे अब ऐसा कोई इंटीमेट इतना क्लोज का रिश्ता नहीं चाहिए, मेरे पिछले रिश्तों में मेरे साथ इतना ड्रामा हुआ है, इतना ट्रॉमा हुआ है, मुझे मेरे जीवन में ये ट्रॉमा नहीं चाहिए। कुछ लोग इस सोच के साथ रहते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, एक रिश्ता, उस रिश्ते में उनको कड़वाहट मिली, उसको छोड़ा, फिर दूसरे रिश्ते में आते हैं, दूसरे रिश्ते में भी उनको वही दर्द मिलता है। वो नहीं समझ पाते ये मेरे साथ रिपीटेड पैटर्न क्यों हो रहा है, और वो क्या करने लग जाते हैं फ्रेंड्स, वो प्लेजर और पेन के साइकिल में रह जाते हैं। कोई नहीं, अब ये भी नहीं, शायद अब अगला रिश्ता, शायद मुझे अब इसमें सुख मिल जाए, शायद मुझे वो दर्द ना मिले। तो कुछ लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है, अब शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, कोई बात नहीं। वो उसी दलदल में रहते हैं। वो कहेंगे मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, मैं इसी जीवन को जीऊंगा। उनके रिलेशनशिप बहुत डिसफंक्शनल होते हैं, कोई सुख नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसमें रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। बच्चों के लिए रह रहे हैं, समाज के लिए रह रहे हैं, मेरे मायके वालों पे बर्डन पड़ जाएगा, मैं इसलिए इस रिश्ते में रह रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल पैसे कहाँ से आएगा, मैं कैसे करेंगे। तो वो लोग क्या करने लग जाती हैं, फियर ऑफ बीइंग अलोन, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी या मैं नहीं रह पाऊंगा, किसी भी तरीके का भाव। तो क्या हो जाता है, उनको लगता है कि चलो हमारा रिश्ता उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिशियल अरेंजमेंट है, एक कुछ काम कर रहा है, एक कुछ काम कर रहा है, तो चलो गाड़ी तो चल रही है, एक कमा रहा है, घर का ध्यान रख रहा है, चलो बच्चे पल रहे हैं, तो ये चीज चल रही है। और वो क्या करते हैं, वो एडिक्शन में चले जाते हैं। याद है मैंने उस दिन साइकिल में बताया था, वो जो सेकंड साइकिल होता है, वो पेन और प्लेजर के उसी में रह जाते हैं कि लड़े, फिर सही हो गए, फिर थोड़े दिन लड़े, फिर सही हो गए, वो उसके अंदर रहते हैं। अब हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि रिलेशनशिप को हम कैसे एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह ले सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी हमारी लाइफ में कोई भी क्राइसिस आता है, संतोष जी मैं एक सेकंड बंद कर रही हूँ, मेरी ना पता नहीं आई में कुछ लग रहा है मुझे बहुत है, एक सेकंड के लिए प्लीज। जी।
सॉरी, वो पता नहीं कुछ ना आई में मुझे लग रहा था। तो क्या होता है, जब भी हमारे जीवन में कोई भी क्राइसिस आता है, तो हमारे को ऐसा लगता है ये तो बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, या ये तो बड़ी कोई खास मेरे लिए समस्या आ गई है। लेकिन यदि हम उसको स्पिरिचुअल एंगल से देखेंगे, तो उसी में हमारी अपॉर्चुनिटी होती है। ये बात जब हम कभी किसी भी ऐसे क्लाइंट को बोलते हैं, चाहे मैं उसकी लाइक काउंसलिंग कर रही हूँ एज ए मैरिज थेरेपिस्ट की जगह, या हम स्पिरिचुअल वे में समझा रहे हो, तो कभी कभी वो उनको सुनने में अच्छा नहीं लगता है। मैं इनको इतना दुख बता रहे हैं, इसमें कहाँ अपॉर्चुनिटी है, मुझे भी बता दो कहाँ अपॉर्चुनिटी है। तो ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जो हम सीधा किसी को निकाल के बता दे, देखो ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है। पता है क्यों दोस्तों? मजा इस चीज में है कि सामने वाले को इस लेवल तक लेकर आए कि वो खुद से अपने अंदर झांके और देखे कि ये मेरी लर्निंग है, ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस रिश्ते की कड़वाहट में। तो उसी बेस के ऊपर मैं आपको ये चीज लाइक शेयर करना चाह रही हूँ कि ताकि आप अपने पे भी कर पाए, अगर किसी और को बताना हो तो हम उनको भी ये चीज बता पाए। तो देखो हमें कैसे करना चाहिए। हमने ये देखा कि जो मेरा जो रिश्ता है, उस रिश्ते का आधार क्या है, वो मेरा माइंड है। तो माइंड क्या करेगा? माइंड हमें ईगो में रखेगा। ईगो में क्या होगा? डुअलिटी रहेगी। मैं ऐसा कैसे सुनूं, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, हम जरा बराबरी के उसमें चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, या हम उसको इग्नोर करने लग जाएंगे, बोलता रहे कोई बात नहीं, अब तो मुझे अपना जीवन काटना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नंबर वन, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कीजिए, उससे भागिए नहीं। मेरे रिश्ते में कड़वाहट है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे दोस्तों, हम उसमें से अपनी लर्निंग कभी भी नहीं निकाल पाएंगे कि इसमें मेरी लर्निंग क्या है, इसमें मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी रिश्ते का आधार मेरा माइंड है, मेरी ईगो है, वो पता है क्या करेगी? वो मेरी पेन बॉडी मैंने बताया था, कोई दर्द है हमारे अंदर है, और दर्द आ रहा है, वो उसमें जुड़ता जा रहा है, इट विल बिकम माई पेन बॉडी। वो मेरी पेन बॉडी को फीड कर रहा है, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो गई है, ये मेरी आदत बन गई है। तो सबसे पहले क्या करना है? मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज मुझे क्या करनी है? मुझे उसको अवॉइड नहीं करना है, मुझे उसको किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं करना है। उल्टा मुझे उस रिश्ते में कॉपरेट करना है। हम सब लोगों ने ये बात बहुत बारी सुनी है, हम अपना सोल प्लान खुद लेकर आते हैं, पहले निर्धारित होता है कौन मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, है ना? ये चीजें हमने सब समझी हुई हैं। लेकिन जब कहीं रिश्ते में कुछ भी समस्या आती है, उस समय हम ये भूल जाती हैं और हम कॉपरेट करना ही छोड़ देती हैं। जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो दोस्तों पता है कहाँ होती है? हर उस क्राइसिस में छुपी होती है। आप अपनी लाइफ में, मतलब मैं तो किसी और पे जाने से पहले मैं खुद अपने ऊपर देखती हूँ। मेरी लाइफ में मैंने अपना जैसे प्रोफेशन को यू टर्न दिया, मैंने मेजर यू टर्न दिया अपने प्रोफेशन को। तो किसी रीजन से मुझे अपना एक प्रोफेशन छोड़ना पड़ा। तो अगर मैं चाहती, तो बस मैं सोचती रहती, ओ ये चीज मेरे हाथ से चली गई, मैं तो यही कर सकती थी। लेकिन मैंने उसके अंदर से अपॉर्चुनिटी ढूंढी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यूनिवर्स कि वो पहला प्रोफेशन मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा था, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से मैंने छोड़ा था। और उसको छोड़ने के बाद मुझे यूनिवर्स से ऐसे ऐसे मैसेजेस मिले, मैंने उनको जब कनेक्ट किया, उसका नतीजा ये बना कि मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली। मेरे प्रोफेशन में एकदम यू टर्न आया, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर बहुत अच्छी मिली। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलती है? जब हम उस सिचुएशन को एक्नॉलेज करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं,
किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, किसी भी तरीके का रिश्ता है, आप उसको पहले एक्नॉलेज कीजिए, आप उसको पहले एक्सेप्ट कीजिए। अगर हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम उससे भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, हम उससे जैसे छुपते रहेंगे, हम उससे छुपते रहेंगे। लेकिन वो हमारे आगे जो अपॉर्चुनिटीज की विंडोज है वो कभी नहीं खुलेगी। अपॉर्चुनिटीज की विंडोज पता है कब खुलती है? when you stop asking yourself why with me and you start working on what can I do now। जब आप ये सोचना छोड़ दें वो मेरे साथ क्या हुआ है, जब आप ये सोचने लग जाए मैं अब क्या कर सकती हूँ, यू विल बी सरप्राइज। आपके आगे अपॉर्चुनिटीज की लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। एंड मतलब आपने जो चीजें सोची भी नहीं होंगी, यूनिवर्स आपको वो चीजें देनी शुरू कर देगा। तो जैसे ही आपने एक्नॉलेजमेंट किया, जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, आपके अंदर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। ये चीज मैं खासकर कहूंगी, इसको ध्यान से सुनिए। आपके कहीं भी रिश्ते में कोई भी किसी भी तरीके का अगर कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, कहीं भी कोई समस्या आ रही है, जैसे ही आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, आप नोटिस करेंगे जो आपने अपने आप को एक घुटन में रखा हुआ था, कई बार समाज को दिखाने के लिए नहीं सब सही है, सब सही है। आपको पता है सबसे पहले हम अपने से ही झूठ बोलते हैं, नहीं सब सही है, सब सही है। अरे एक्नॉलेज करो, सब सही नहीं है, एक्सेप्ट करो। जैसे ही आप ये करेंगे तो वो जो घुटन होती है, वो जो डर था हमारा, वो हट जाता है। आपको बड़ी जबरदस्त अपने अंदर एक फ्रीडम मिलती है। अब इसको मैं थोड़ा रिश्ते के साथ एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ है, तो उसमें वाइफ कह रही है कि मेरे रिश्ते में डिसहार्मनी है। उसको ये अनुभव हो रहा है कि भाई मेरा रिश्ता इतना हार्मोनाइज नहीं है, इसमें तो बड़ी डिसहार्मनी है। अगर आप ध्यान से देखें, शी नोज, उसको मालूम है, उसको ये फैक्ट पता है, उसने एक्सेप्ट करा कि मेरे रिश्ते में डिसहार्मनी है। इट मीन्स जैसे ही हम ये बोलते हैं ओ आई नो आई हैव डिसहार्मनी इन माय रिलेशन, इट मीन्स आपको क्या पता चल गया? नोइंग। हमने याद है शुरू में समझा था हमारे में नोइंग आनी चाहिए, हम तो चीजों को अपने सामने एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जैसे ही उसके अंदर ये नोइंग आएगी, उस नोइंग से एक नया फैक्टर उसके दिमाग में आएगा। और वो क्या आएगा? पहले हमारा रिश्ता सही था, अब उसमें डिसहार्मनी आ गई है, तो इवनली दिस हार्मनी कैन नॉट रिमेन अनचेंज। ऐसा नहीं है कि इसमें बदलाव नहीं आएगा, इसमें भी बदलाव आ सकता है। थोड़ा और इजी करते हैं, जैसे कोई ये बोले ओ आई एम नॉट एट पीस, मेरे अंदर सुकून नहीं है, मेरे अंदर शांति नहीं है। तो यानी कि मेरे अंदर सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तो यानी कि मुझे कुछ स्टिल स्पेस चाहिए, है ना, मुझे कुछ स्थिरता चाहिए। तो आप सोचिए शांति क्यों नहीं है? मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मेरा माइंड मुझे चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा है, हर समय नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे स्टिलनेस चाहिए। कई बारी लोग मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, शुरू में विचार आते हैं, आज 6 साल हो गए तब भी विचार खत्म नहीं हो रहे हैं, है ना। तो विचारों को हमें रोकना नहीं होता है, लेकिन जब आपको ये ट्रांसम्यूट करना आ जाएगा, यू विल बी सरप्राइज, देन यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ नो थॉट्स, जिसको हम कहते हैं स्टिलनेस में हम चले जाते हैं, सत चित आनंद, वो ब्लिस की अवस्था में जब हम चले जाते हैं, राइट। तो जब हम इस चीज को मान लेंगे, समझेंगे, मुझे पता है ये हो रहा है, अब उसमें से आपको एक और चीज समझने को मिलेगी, मेरे अंदर सुकून नहीं है, तो मुझे समझ में आया मुझे स्टिलनेस की जरूरत है ना। अब क्या होता है, जहां तक मेरे हमारे इनर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा बोला जाता है कि देयर इज नथिंग, ऐसा राइटर बोल रहे हैं कि देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। आप ऐसे नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, एंड यू सर्टनली कैन नॉट ट्रांसफॉर्म योर पार्टनर और एनी बॉडी एल्स। ये बात आपने बहुत कम जगह सुनी होगी।
हमने तो यही सुना हुआ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनिए राइटर क्या कह रहा है। राइटर कह रहे हैं ऑल यू कैन डू इज क्रिएट अ स्पेस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टू हैपन। ये मैंने एक ऐसी गलती देखी है जो मैंने 99% लोगों में देखी है। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं अरे मैम हम तो इतना फॉरगिवनेस करते हैं, सामने वाले को इतना लव भेज रहे हैं, माफी मांगते हैं, इतना मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर भी मेरे रिश्ते में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो क्या गलती कर रहे हैं, वो स्पेस नहीं देते। किस चीज का स्पेस नहीं देते? ट्रांसफॉर्मेशन टू हैपन, कि वो परिवर्तन हम में हो सके। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? ग्रेस और लव के साथ। आज हम देखते हैं इतने केसेस आते हैं, 2 साल शादी को, 2 महीने शादी को हुए हैं, लव लव मैरिज हुई है, 6-6 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, 2 महीने में अब डिवोर्स चाहिए। मतलब ही नहीं, हम रह ही नहीं सकते। घर वाले बोलेंगे अरे तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, तुम लोग एक दूसरे को इतना टाइम से जानते हो। जानते हैं लेकिन हमने ये रूप नहीं देखा था, हमने ये रूप नहीं देखा था। अब मैं इसको नहीं ले सकती, स्पेस ही नहीं देते हैं। वो जो एक स्पेस था, गोल्डन टाइम था, हर कोई अपना दी बेस्ट देता है एक दूसरे को। अब शादी हुई है, 24/7 रहते हैं, दिखता है अरे ये बंदा ऐसे करता है वैसे, छोटी बड़ी हर तरीके की बात। स्पेस तो दीजिए। हम स्पेस ही नहीं देते हैं। बस डिसाइड कर लिया, डिसाइड कर लिया, मतलब ही नहीं है। कोई मीडिएटर आ जाए, कोई घर का आ जाए, कुछ आ जाए, कोर्ट में केस चल रहा है, वहां पे वो बोलेंगे काउंसलिंग पे जाइए, कुछ सुनना ही नहीं, स्पेस नहीं देना। आप सोच के देखिए। और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है? स्पेस देना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कैसे? ग्रेस और लव के साथ। अब भाई ये तो बड़ी उलझन हो गई, सामने वाले से इतनी नफरत, इतना गुस्सा आ रहा है, चलो स्पेस तो दे देंगे, फिर भी सुन रहे हैं, ग्रेस और लव के साथ कैसे देंगे? यही दोस्तों सबसे बड़ी चीज है जो हमारे रिश्तों को इतनी खूबसूरती से, हम उसको एक साधना, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना सकते हैं विद लव एंड ग्रेस। अब वो हम कैसे करेंगे? तो अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ, वो हम कैसे कर सकते हैं। देखो, वो कहता है, राइटर बोलता है, अगर आपका पार्टनर आपके साथ कुछ ऐसा करता है, ऐसा करता है कि आपको लगता है भाई मैं तो पागल हो गई, ये बंदा इतना ऐसा, ऐसे कौन सहन करेगा, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। तो राइटर कहता है आप खुश होइए। अरे मेरे पार्टनर में इतनी कमियां, इतनी गलतियां निकल रही हैं, और राइटर बोल रहा है कि हमें खुश होना चाहिए। क्यों? वो ये बता रहे हैं आपको अपने पार्टनर का जो उसकी अनकॉन्शियस में उसकी जो बातें हैं वो उजागर हो रही है, उस पे प्रकाश डल रहा है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं क्या समझती हूँ, रिश्ता बनाना बड़ा आसान है। बहुत, दो लोग मिले, देखे, अच्छा लगा, बड़ा। रिश्ता निभाना दोस्तों बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब हम रिश्ता बनाते हैं तो हमें उस पर्सन की कुछ बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें उसकी कमियां दिखती हैं। क्यों? क्योंकि हमने फुल एक्सेप्टेंस के साथ रिश्ता नहीं बनाया होता। फुल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? सामने वाले को उसके गुणों, उसके अवगुणों के साथ अपना लेना। तो वो बोलते हैं जब आपको अपने पार्टनर में कुछ ऐसा दिखता है तो क्या हो रहा है, आप उसका जो अनकॉन्शियस है उसको देख के, जो मुझे हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी ईगो जाग रही है, तो मेरी भी तो चीजें निकल रही है मेरे अंदर से, उस पर लाइट आ रही है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर आपके साल्वेशन। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर साल्वेशन। ये आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाती है। अब हम कैसे करेंगे? वो कहते हैं एवरी मोमेंट, हर मोमेंट पे आपको क्या करना है? यू नीड टू होल्ड दी नोइंग ऑफ द मोमेंट। पहले नोइंग पे आइए। हाँ, मैं ये जान रही हूँ, हाँ मेरे को ये पता चल रहा है, वो बंदा ऐसा कर रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है, इस रिश्ते में वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे जेलसी आ रही है। जो भी है, आपको ये समझ में आना चाहिए, मेरे को अर्ज आ रही है, मैं आर्गू करूं इस बंदे से,
मेरे में डिफेंसिवनेस आ रहा है, मैं ये बोलूं, मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? नोइंग। नोइंग किसकी? मेरी इनर स्टेट की। मेरे अंदर से क्या चीज निकल रही है। नहीं, उसने ये बोला, वो गलत है, मैं सही हूँ, मुझे प्रूव करने में मैं सही हूँ। तो ये जानकारी तो होनी चाहिए। उस मोमेंट पे हम ये जानकारी नहीं रख पाते। मेरा इनर चाइल्ड की चीजें निकल रही होती हैं, मेरी शैडो की चीजें निकल रही होती हैं, एंड वी डोंट इवन रियलाइज कि मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम देना चाहिए। इस जगह पे अगर हमने ये टाइम दे दिया इस नोइंग को कि मुझ में क्या भाव आ रहा है, और फिर उसको होल्ड करना है। हाँ, मैं ऑफेंसिव फील कर रही हूँ, मैं डिफेंसिव बन रही हूँ, मेरे को ये चीज हो रही है, जो भी है, मुझे बेचारापन फील हो रहा है, जो भी है, उसको आप होल्ड कीजिए। तब कहीं जाके हम रिश्ते को साधना में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन अपने किसी भी पार्टनर के अनकॉन्शियस बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, तो हमको क्या करना है? इसको होल्ड करना है। कैसे होल्ड करेंगे? लविंग वे में। लविंग वे में कैसे करेंगे? नोइंग के साथ, उस जानकारी के साथ कि मेरे पार्टनर जब मेरे साथ ऐसा करता है तो मेरे अंदर क्या भाव आ रहा है, वहां पे होल्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। अगर हम इस बात को समझ लें कि मुझे मेरी यू you नो यात्रा को आगे बढ़ाना है, मुझे सोल प्रोग्रेस करनी है, तो समझ में आएगा, अरे ये पर्सन तो नेगेटिव रोल करके मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मेरे अंदर से वो अनकॉन्शियस चीजें निकल रही है, हाँ, मुझे ये बात बुरी लग रही है, उसको वहीं पे होल्ड करो, वहीं पे होल्ड करो, उसमें मनन करो, रिएक्ट करो। रिएक्ट कर दिया तो फिर मुझ में और उसमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा। एक बड़ी अच्छी बात फ्रेंड्स मैं अगर आपको बताऊं, unconsciousness and knowing cannot exist together. How beautiful it is. Unconsciousness and knowing cannot exist together. और रिश्तों में जो तकरार आती है, वो चाहे भाई बहन है, वो चाहे पेरेंट्स हैं, इन लॉज है, हस्बैंड वाइफ है, कुछ भी है, वो हमारी सोल प्रोग्रेस के लिए आती है। वो सोल प्रोग्रेस कहाँ से निकलेगी? मेरी अनकॉन्शियसनेस से निकलेगी। मुझे नहीं पता चलता कि उसने ये बोला तो मेरी ईगो हर्ट हो गई, उसने बोला तो मेरे को इंसल्ट फील हो गई। लेकिन जब मुझे पता चला और मैं वहां पे रुक गई, मैं नोइंग की स्टेज में आ गई, तो वो जो अनकॉन्शियसनेस, जो ट्रेड्स मेरे अंदर थे, जो छुपे हुए थे, वो बाहर आए ना। मुझे समझ में आया, यार वो बोलने से ऐसा हुआ। मोस्टली क्या होता है, हम इस चीज को पकड़ ही नहीं पाते हैं। ये बहुत गहरे लेवल के हमारे अनकॉन्शियसनेस के अंदर विचार होते हैं। समझ, मैं तो परफेक्ट हूँ, अरे मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, मैं तो इतना मेडिटेशन करती हूँ, सबके अंदर होते हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने लाइफ में कभी मेरे लिए चैलेंज किया, मेरे लिए बुरा किया। मुझे पता चला उस समय, मैं नोइंग में रही। हाँ, कभी कभी मैंने भी रिएक्ट किया, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। लेकिन जब मेरी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तो बस मैं नोइंग पे रही और मैंने उसको होल्ड किया। और फिर मैंने क्या देखा कि अनकॉन्शियसनेस एंड नोइंग एक साथ नहीं रह पाती। जब मैं नोइंग पे आ गई, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वो दोबारा से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा कोई भाव जागा हो। फिर आप भी करेंगे, आप हैरान रहेंगे, इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू डू। जो एनर्जी जो हमारे अंदर होती है, वो, उसमें लव है ना, आपको मालूम है। लेकिन हमारा माइंड क्या करेगा? वो हमारे को उस लव को जगाने ही नहीं देगा, है ना, वो हमारे उस लव को हमारे को निकालने ही नहीं देगा। और हम क्या करेंगे? हम उसी, एक ने बुरा बोला, मैंने बुरा बोला, एक्शन रिएक्शन, हम इसी पे रह जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट ही करते रहेंगे। तो डू यू थिंक कि हम उस साल्वेशन को पाएंगे? क्या हम उस अवस्था में जा सकते हैं? हम क्या बोलते हैं, ओ हम बड़े एनलाइटेंड हो गए। अपने अंदर झांकिए और देखिए, हर पल हर पल क्या आप एनलाइटेंड हो गए? आज एक मेड से कोई बात हो गई तो मन में गुस्सा आ गया,
मन में भाव आ गया मैं इसको इतना देती हूँ और ये देखो कैसे कर रही है। कहाँ की एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट ये थोड़ी ना होती है हम कितना मेडिटेशन कर रहे हैं, कितनी किताबें पढ़ रहे हैं, है ना? हम रोजमर्रा के जीवन में कितना जी रहे हैं, यानी कि हम कितने कॉन्शियस बन गए हैं, हम कितने जागरूक बन गए हैं। हम अपने अंदर अपनी कमियों को ऐसे निकाल के अपने सामने रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। हम वो ही हैं। वी ऑल आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। ये अपने कर्मों से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हमें अपने को इवॉल्व करना है। एक क्वेश्चन जो ज्यादातर लोग पूछते हैं और मेरे ख्याल से इस प्रश्न को डालने से काफी लोगों को इसका आंसर भी मिल जाएगा, और वो ये आता है कि मैं तो इन बातों को समझ गई, मैं तो इस पे काम कर भी रही हूँ, लेकिन जो मेरा पार्टनर है वो अभी तक उसी ओल्ड पैटर्न पे है। वो वैसी उसमें जेलसी है, मुझ पे शक करता है, मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मेरे को टॉन्ट करता है। अब हम क्या करें? है ना? ये बड़े लोगों का प्रश्न होगा। आई थिंक मोस्ट मेजोरिटी लोग यही बोलते हैं, कब तक? क्या मैं सहन करूं? ऐसी बातें आएंगी। लेकिन जब आप नोइंग वाली स्थिति में आ गए, तब आपके अंदर से ये बात तो निकल गई कि मैं सहन कर रही हूँ। आपको समझ में आ गया कि मेरी लर्निंग है, मैं अपनी लर्निंग को ले रही हूँ। अब फ्रेंड्स क्या करना चाहिए? देखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टनर आपको कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपनी सैनिटी, आपने अपने दिमाग का संतुलन रखना है, आपने अपनी चेतना का विस्तार करना है ना? अगर आप अपने अंदर मतलब इनसेन नहीं होते, आप भी उस हद तक नहीं चले जाते, उसने एक गाली दी तो मैं 4 गाली दे दूं, उसने ये किया तो मैं 6 चीजें फेंक दूं, मैं ऐसे करूं ऐसे, आप उस हद तक नहीं जाते, तो आपके थ्रू कॉन्शियसनेस आएगी, आपके थ्रू आपके घर में ये वाइब्रेशन जाएंगी। कभी कभी लगता है ओ ये तो शायद इसलिए बोल देते हैं ताकि ना घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, मैं कोई कमजोर हूं। तो यानी कि अभी तक आप नोइंग की स्टेज पे पूरे नहीं हुए। अभी तक हम नोइंग की स्टेज नहीं है। माइंड आपको कहेगा तू कमजोर है, तू कमजोर है, तो हम नोइंग की स्टेज पे ही पूरी तरह से नहीं गए। तो वो बोलते हैं कि आपको एनलाइटनमेंट पे जाने से पहले यू नीड टू बिकम कॉन्शियस। बिना कॉन्शियस बने तो आप में से किसी का भी एनलाइटनमेंट नहीं हो सकता। ठीक है? कब कॉन्शियस बनेंगे? मे बी यू हैव टू वेट फॉर एवर, unless until you are not going to work on yourself, you are not going to take care of your relationships, you are not going to take your learning. Do you think we all will become conscious? No, not at all. Maybe हम सारा टाइम हम ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे। तो हमें क्या करना है? एक दूसरे को एक्यूज नहीं करना ऑफ बीइंग अनकॉन्शियस, हमें नहीं करना। और जब हमें लगे कि इस मोमेंट पे अब आर्गुमेंट शुरू हो गया है, तो हमारे को क्या करना चाहिए? हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे? मेंटल पोजीशन से ये देखने की कोशिश करेंगे कि नोइंग की कोशिश करेंगे, जानने की कि मेरे अंदर अभी क्या चीज निकल रही है, मेरे अंदर क्या चीज निकल रही है। हम उसको देखेंगे। अगर हम उसको नहीं देखते और हम क्या कर रहे हैं, एक ने एक बोला तो हम 2 बोल रहे हैं, फिर वो 4 बोल रहे हैं, फिर हम 8 बोल रहे हैं, तो यानी कि नाउ तो ईगो इज इन चार्ज। अगर किसी ने कुछ बोला और आपने बोल भी दिया, अरे ये तो मेरी ईगो जाग गई, तो अगेन आप कॉन्शियस हो गए, आप अवेयरनेस में आ गए। अगली बारी जब कोई कुछ बोलेगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आप सीधा नोइंग की अवस्था में आ जाओगे। अब आप जानोगे ओ मेरे अंदर क्या चीज जाग रही है। ईगो तो आपको फिर अनकॉन्शियस बना देगी, है ना? तो वो बोलते हैं कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमारे पार्टनर के बिहेवियर कुछ ऐसे हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं है, जो हम नहीं ले सकते। अगर कोई बहुत ज्यादा फिजिकल अब्यूज कर रहा है ना, तो उस चीज को तो हम नहीं लेके चलेंगे। दैट टाइम वी नीड टू बिकम वेरी अलर्ट, वी नीड टू टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ। ऐसा थोड़ी ना कोई मार दे, कोई नुकसान हो जाए किसी का, कुछ भी, तो वो भी आपको नोइंग में रह के हमारे को सावधान रहना है। लेकिन आप ये देखिए, अगर आप उनको ब्लेम करते हो, एक्यूज करते हो और बोलते हो सामने वाला गलत है मैं सही हूं, तो अब आपके अंदर ईगो आ गई है। अब कभी कभी अगर हम किसी की इस वे में कोई बातचीत कर रहे होते हैं, उनके रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, तो हम ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे आपकी ईगो आ गई है। हम बहुत उनको समझाने की कोशिश करते हैं
लेकिन मैंने देखा है ईगो की पकड़ इतनी जबरदस्त होती है कि कभी कभी वो किसी इंसान को ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं करने देती है कि मेरे अंदर ईगो, ओ आई एम सच अ यू नो मैं तो इतना एक्सपीरियंस होल्डर मेडिटेटर हूँ, मुझ में ईगो नहीं है, ये तो मेरा प्यार है, ये बंदा ऐसे क्यों कर रहा है, मैं तो इसलिए रो रही हूँ, मैंने तो इसलिए गाली दी, मैंने तो इसलिए मारा। तो वो बंदा एक्सेप्ट ही नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है ना स्पिरिचुअल डिल्यूजन भी होता है जो हमें लगता है ओ मैं तो बहुत ही इवॉल्व हूँ स्पिरिचुअलिटी में, जबकि हम उस लेवल पे होते हैं। अब देखिए, अगर किसी का पार्टनर बहुत ही गलत वे में बिहेव कर रहा है, अनकॉन्शियसली वो बिहेव कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले देयर शुड नॉट बी एनी जजमेंट। जजमेंट मत कीजिए, जजमेंट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम जजमेंट करेंगे और हम कुछ बोलते हैं तो उल्टा वो सामने वाले के अनकॉन्शियस बिहेवियर को और कंफ्यूज कर देता है। और दूसरी चीज क्या होगी, हम खुद अनकॉन्शियसनेस में चले जाएंगे। उसने कुछ बोला, मुझे वो सही नहीं लगा, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने भी बोल दिया, तो फिर क्या हुआ, हम दोनों एक सी स्थिति में चले गए, हम दोनों एक सी स्थिति में चले गए। कभी कभी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत बुरा बोलते हैं, मैंने समझ लिया, मैंने आगे से बुरा नहीं बोला, लेकिन फिर उन तक वो बात कैसे जाएगी? तो हम बोलते हैं कभी भी मौका लगे कुछ लगे बताओ, अगर नहीं टाइम लग रहा इट मीन्स अभी लर्निंग है, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। वो अपने आप वाइब्रेशंस जो है वो चेंज होती ही होती हैं। अब अगर वो कहते हैं, आपको जजमेंट को हटाने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा कुछ डिसफंक्शन कर रहा है, आप उसको नजरअंदाज, मतलब कोई मार रहा है, कोई आप पे फिजिकल वो कर रहा है तो आप कहोगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। दैट टाइम तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, बट just try to being the knowing rather than being the reaction। उस चीज को जानने की, उसको समझने की कोशिश कीजिए, बजाय उसके कि हम उसके ऊपर कुछ रिएक्ट करें। तो राइटर ये बता रहे हैं कि अगर आप नोइंग में रहते हैं, आप रिएक्ट नहीं करते हैं, तो क्या होगा, आप बिल्कुल रिएक्शन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल रिएक्शन से दूर हो जाएंगे। या फिर आप थोड़ा बहुत रिएक्ट करेंगे लेकिन आप नोइंग में आ गए, मतलब रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन आप नोइंग में आ गए हैं। तो ये क्या, ये स्पेस आ गया। पहले हम हर बात पे रिएक्ट कर रहे थे, अब हम सामने वाले की बात देखते हैं वो गलत है, हम समझते हैं कि इसमें क्या चीज है, फिर हम उस बंदे को आराम से समझाते हैं, अगर वो समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ कि 8 बातों में नोइंग में रहे, 9 पे हमने रिएक्ट दे दिया, तो अब धीरे धीरे हमारा रिएक्ट भी बड़ा एजुकेटेड हो जाएगा, बेसिकली सच बताऊं तो वो रिस्पॉन्ड हो जाएगा। और यू विल बी वेरी सरप्राइज, धीरे धीरे क्या होगा, आप रिएक्शन ही नहीं देंगे, या आप रिएक्शन देंगे विद नोइंग देंगे, स्पेस आ जाएगा। आप समझ रहे हैं दोस्तों? स्पेस आना शुरू हो गया। कोई बात हुई, मुझे बुरा लगा, एकदम बुरे का जवाब बुरे से, एक थप्पड़ मारा, दो खींच के मारा, नहीं, अब हमारे अंदर स्पेस आ गया, हमें वो चीज समझ में आ जाएगी। तो बड़ी अच्छी चीज एक बोली जाती है, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग द डार्कनेस, डार्कनेस से लड़ने की बजाय व्हाई डोंट यू ब्रिंग द लाइट, लाइट लेकर आइए। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू डिल्यूजन, सामने वाला भी तो माया जाल में फंसा हुआ है, वो भी तो डिल्यूजन में है, भ्रम में है, हो सकता है वो बिल्कुल बेबी सोल है, वो ईगो कॉन्शियस वाला इंसान है ना? तो उसके ऊपर रिएक्ट करने से ये अच्छा नहीं है कि हम उसके थ्रू देखें, जस्ट थ्रू इट देखिए, आप नोइंग में देखिए। तो जब आपको नोइंग आ जाएगी, आप हैरान होंगे फ्रेंड्स, एक स्पेस आना शुरू हो जाता है। और जब वो स्पेस आना शुरू होगा, उसमें लविंग प्रेजेंस आनी शुरू हो जाएगी। जब वो लविंग प्रेजेंस आएगी तो जो भी इंसान, जो भी हालात, जो भी सिचुएशन है, उनको हम एज इट इज लेना शुरू कर देंगे। अब यदि उन पार्टनर्स की किस्मत बहुत ही अच्छी हुई, तो अगर वो दोनों एग्री करती हैं कि भाई हाँ, ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए है, अगर दोनों समझती हैं तो भाई ठीक है। अगर आपके बोलने से मेरे अंदर का वो जागेगा तो इवनली आई विल बी वर्किंग ऑन दैट, और मेरे बोलने से आपका जागेगा तो यू विल बी वर्किंग ऑन दैट। दिस इज गोइंग टू बी नोन एज
एकदम कितनी बढ़िया सिचुएशन हो जाएगी अगर दोनों पार्टनर इस चीज को ले। तब क्या होगा, पार्टनर्स दे विल बिकम वेरी एक्सप्रेसिव, दे विल बिकम वेरी एक्सप्रेसिव। जैसे कि हर इंसान का देखो अपना नेचर होता है, ठीक है। जरूरी तो नहीं है ना कि मुझे मेरे हस्बैंड की हर बातें अच्छी लगेंगी, और जरूरी नहीं है मेरे हस्बैंड को मेरी बातें अच्छी लगेंगी। तो पहले कभी कभी मेरा भी रिएक्शन हो जाता था। देन आई वॉज लाइक कि नो, आई हैव टू एक्सप्रेस माई पीओवी टू हिम। मेरे को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस बंदे को बताना है। तो फिर मैंने उनको बताया कि देखो, ये इतना मजाक मुझे अच्छा लगता है, पर इससे ज्यादा मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता। एंड देन ही वाज लाइक, ओ मैंने तो मजाक किया ना, मुझे पता है आपने मजाक किया, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इतना मजाक अच्छा लगता है, हर समय मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैंने वो अपनी बात कम्युनिकेट करी। जब मैंने अपनी वो बात कम्युनिकेट करी, तो उन्होंने भी ली, उनको भी समझ में आया कि भाई ये हर समय भी, मतलब जैसे किसी की लेग पुलिंग करना, भाई नहीं इसको इतना नहीं अच्छा लगता। तो धीरे धीरे वो हम एक बैलेंस पर आ गए। तो द बेस्ट वे इज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। जब हमने पूरी जिंदगी निकालनी है, तो उनको बताने के बजाय मैं औरों को बताऊं, डज इट मेक एनी सेंस? मैं औरों को बताऊं, मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊं, मैं अपने घर वालों को बताऊं, मैं रो रो के बताऊं? क्यों भाई? द बेस्ट वे इज कि हमें एक दूसरे को एक्सप्रेस कर देना चाहिए। अब घर में स्थिति ऐसी है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है अभी नोइंग की स्टेज आपकी पूरी नहीं हुई। ट्रस्ट मी, जब तक नोइंग की स्टेज पूरी नहीं होगी, आप इस एक्सप्रेशन की चीज पे नहीं आओगे। सो लर्निंग क्या लेके चलेंगे? लर्न टू गिव एक्सप्रेशन टू व्हाट यू फील विदाउट ब्लेमिंग योर पार्टनर। ब्लेम नहीं करो, मैं बता रही हूँ मुझे ये ऐसा अच्छा नहीं लगता है, मैं बता रही हूँ इस चीज से मुझे बुरा लगता है ना। अगर तुमको मेरी कोई बात बुरी लगती है तो तुम बताओ, है ना, तो मैं उसके ऊपर भी काम करेंगे, हम इस तरीके से चलते हैं। देन वी शुड हैव दिस कैपेसिटी टू लिसन टू योर पार्टनर। अगर कोई भी, कभी बच्चे होते हैं बहुत गुस्से में आ गए, हमें लग रहा है कोई ऐसी गुस्से की बात नहीं है, लेकिन बच्चा बड़ा गुस्से में है, तो नेचर होता है। तो जैसे मेरा बेटा है, अगर वो गुस्से में है, उससे एकदम बात करोगे, मम्मी प्लीज, मुझे पता है इसको स्पेस चाहिए, मैं उसको स्पेस दे देती हूँ। अगर नहीं होगा, मैं उस दिन बात नहीं करूंगी, मैं अगले दिन नहीं करूंगी, नॉर्मल नॉर्मल बात होगी, मतलब उस विषय पे बात नहीं करूंगी। फिर मैं पूछूंगी कि बेटा उस दिन जो वो बात थी उस पे आपका रिएक्शन ऐसा क्यों रहा, मैं उसकी पूरी बात सुनूंगी। फिर मैं उसको बताती हूँ कि देख इसमें ये चीज गलत है। और 99% उसको समझ में आ जाता है, हाँ ये चीज मेरी गलत है। उसी मोमेंट पे वो नहीं लेता है, ये नेचर होता है। तो मुझे पता है कि उसको मुझे स्पेस देने की जरूरत है, स्पेस देने के बाद फिर उससे बात करो, तो वो उस चीज को फिर समझ जाता है। हमें भी स्पेस देना चाहिए। अगर किसी भी रिलेशन में हस्बैंड वाइफ कोई भी है, स्पेस दो भाई, तू अपनी बात बोल। अब मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे किसी से बात करनी है, मैं कोई बात कर रही हूँ, तो मैं ये बोलती हूँ कि देखो अब इस पे बात करनी है, पहले डू यू वांट टू से और शुड आई स्टार्ट? सामने वाला कहेगा मुझे बोलना है, तो मैं कहती हूँ अच्छा बोलो, मैं पूरी बात सुनती हूँ। इसी तरीके से अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं अभी बीच में नहीं बोलना, पहले मेरी पूरी बात सुनो। तो मेजोरिटी क्या होता है, कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है। मेजोरिटी क्या होता है, कुछ बातें होती हैं जो मुझे नहीं अच्छी लग रही, चाहे वो मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी फ्रेंड है, कुछ भी है, अब मैं उनको शेयर ना करके मैं मन में रखूं, मन में रखूंगी तो क्या होगा, मेरा रिलेशनशिप खराब होगा। सो एक्यूज नहीं कीजिए, डिफेंड मत कीजिए, अटैक मत कीजिए। अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा बनता है। स्पेस देना चाहिए, स्पेस देंगे, स्पेस के बिना लव नहीं आ सकता। आज मैंने वो एक ऐसे कोटेशन भी डाली थी, लव कैन नॉट फ्लोरिश विदाउट स्पेस। दिस इज रियली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हर उस रिश्ते में जहां पे आप स्पेस देंगे वहां पे प्यार बढ़ता है। जहां हम बिल्कुल एकदम कहते हैं ना 24 घंटे किसी को बोलेंगे, वहां पे कभी भी प्यार नहीं आता। सामने वाले की एनर्जी क्या होती है, वो मेरी मिरर इमेज है। मुझे उस मिरर इमेज में क्या देखना है, नोइंग के साथ ये देखना है कि मेरी लर्निंग क्या है। जब मुझे मेरी लर्निंग समझ में आ जाएगी, तो 100% फ्रेंड्स हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। और यदि हम अपने पे काम करते हैं, हमारी पेन बॉडी हील हो जाती है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी,
जो लर्निंग उस इंसान ने मुझे देनी थी वो लर्निंग पूरी हो जाती है। धीरे धीरे उस इंसान के अंदर वो जो भाव था या जिस बात पे वो टॉन्ट कर रहा है या जो चीज हमें उसकी अच्छी नहीं लगती थी, वो चीज उसकी एकदम दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी पेन बॉडी फीड नहीं हो रही। उसकी पेन बॉडी कैसे फीड होती है कि वो मुंह से बुरा निकालता है, सामने वाला भी रिएक्ट करता है, तो उसकी पेन बॉडी बढ़ती है। मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड हमेशा ऐसे करता है, तो हम अपनी पेन बॉडी को फीड कर रहे थे। जब हम नोइंग में आ जाते हैं, जब मैंने पेन बॉडी को फीड करना छोड़ दिया, तो वो कहती है बस यहाँ तो मेरा काम हो गया, छोड़ो, ये तो लर्निंग पूरी हो गई। तो हमने सामने वाले पार्टनर को भी बदलते हुए देखा है। सो विद दिस हम आज का सेशन ये यहीं पे समाप्त करेंगे और ये समझेंगे कि रिश्तों के अंदर कितना जरूरी है एक्सेप्टेंस करना, एक्नॉलेज करना, नोइंग में रहना, कोई जजमेंट नहीं करना है। सामने वाला कैसा भी है, मुझे मेरी अनकॉन्शियसनेस में से जो चीजें निकल रही हैं, मुझे उनके ऊपर काम करना है। जैसे ही जब मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, तो सामने वाले का मेरे साथ जो ये कार्मिक बंधन था जिसमें उसने मुझे लर्निंग देनी थी, उसकी पेन बॉडी को कुछ नहीं मिलेगा। जब पेन बॉडी को कुछ नहीं मिलेगा, विद ड्यू स्पेस क्या होगा, उस रिश्ते में लव आ जाएगा, उस रिश्ते में हारमोनी आ जाएगी। और दूसरी खास चीज क्या है, ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। And what is more important is it doesn't matter what you are saying, it also matter how you are saying। क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, है ना? अगर हम इन बातों को ध्यान रखें, तो फ्रेंड्स हम अपने रिश्तों को बिल्कुल एक साधना की तरह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना सकते हैं। तो विद दिस आई एंड आज का सेशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड ओवर टू संतोष जी। थैंक यू सो मच पूनम जी, इतने अच्छे से आपने आज क्लियर कर दिया कि शायद ही कोई होगा जिसको ये सब समझ ना आया हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत अच्छे से क्लियर करते चले गए आप, एक एक चीज एग्जाम्पल देके भी। और तो जी, जो भी कोई अपने मन की बात रखना चाहते हैं या कोई क्लियरेंस करना चाहते हैं, अपने मन कोई क्वेश्चन मन है? जी, मन की कुछ बात नहीं है मैम, बस धन्यवाद करना चाहते, इतने प्रेम से समझाया आपने। थैंक शुक्रिया। यू पुष्पा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक ये यू पूनम जी, थैंक यू सो मच। रीटा जी, थैंक यू सो मच। और मुझे थैंक ऐसा यू लगता है कि हम अपने रिश्तों में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर पेशेंस रखें तो इतना कुछ रिश्तों से हम सीखते हैं, और इतने कर्म पूरे होते हैं, और फिर वो इंसान जो हमें लगता है ना तकलीफ देता है, वो सबसे प्यारा बन जाता है। बस थोड़ा सा सब्र और इस लर्निंग को अप्लाई करने की जरूरत है। जी, दैट्स इट। जी। पूनम जी, जहाँ बातचीत ही ना हो वहाँ क्या करेगा? हाँ, जहाँ बातचीत होनी ही बंद हो जाए वहाँ क्या करेगा? बिल्कुल। ये जो आप प्रश्न ये पूछ रहे हैं, स्पेस इतनी हो जाती है। एंड ये प्रश्न मैं कहूंगी बहुत घरों में मिलता है कि बातचीत करनी ही बिल्कुल बंद हो गई है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा रिश्ता है जिसमें बातचीत बंद हो गई है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, जैसे कई बार हस्बैंड वाइफ की भी बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती या बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वहां भी बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है ना? तो यहाँ पे आपको नोइंग को ही लेना है। वो जो बातचीत बंद हुई है, उस बातचीत से आपके अंदर क्या भाव आ रहा है, आई मीन आपके अंदर क्या भाव आ रहा है, आपको वो नोइंग लेना है। जब आप उस नोइंग को ले लेंगे, जब वो आपकी पूरी हो जाएगी, यू विल बी सरप्राइज कि वो बातचीत का चैनल खुल जाता है। वो बातचीत आप इनिशिएट लेंगे तो वो बातचीत शुरू हो जाती है ना? कई बारी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, क्या था वो, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो कभी कभी ये कंपटीशन हो रहा होता है, मुझे इससे बात नहीं करनी तो इसको भी तो मेरे से बात नहीं करनी। तो वो साइलेंस दोनों मेंटेन कर रहे होते हैं। ये साइलेंस पॉजिटिव वाला नहीं है,
हर कोई सोच रहा होता है ये कभी मुझसे बात कर ले, ये कहेगा ये मुझसे कर ले, ये कहेगा ये मुझसे कर ले। तो जिसके अंदर नोइंग आ गई वो ये इनिशिएट कर लेगा। जब वो इनिशिएट कर लेगा 100% जो है वो दोबारा से बातचीत शुरू हो जाती है। तो ये थोड़ा सा स्टेप यही है, नोइंग पे जाना है। नोइंग पे जाइए और देखिए, अगर ये हो ही नहीं सकता कि दो जगह पे बातचीत नहीं हो रही, बातचीत नहीं हो रही, और मैं कहूं कि नहीं नहीं मेरी तो पूरी चीज है। अगर मेरी चीज पूरी होती, मेरे अंदर नोइंग होती, तो मैं खुद से जाके बात करती, मुझे ये फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे में कोई ईगो ही नहीं आती। मेरे में ईगो है तो वो मुझे कैसे जाने देगी, है ना। तो दिस टॉपिक इज वेरी डीप, हमें अपने ही अंदर गहराई में घुसना है। आप ये जरूर मंथन करके देखिए, यू विल बी नहीं, पर गेटिंग। मतलब एक तो बिल्कुल कह दे कि हमें तो नहीं रखना है, और दूसरा फिर कितनी बार जाएगा, एक बार दो बार, उसके बाद तो नहीं करेगा ना, फिर वो भी चुप हो जाएगा, ठीक है तो शायद हमारी ठीक यहीं है, तक तुम्हारे संबंध थे। फिर बिल्कुल तो यही बिल्कुल, सोचना ये भी चाहिए। होता है, ये भी होता मैं तो है। यही सोचती हूँ कि मेरा कर्म यहीं तक था इनके साथ, अगर साथ बिल्कुल मेरे जीवन में। आप ये कहते हो, ये बहुत क्लोज रिश्तों में भी होता है, माँ बाप के हम्म। साथ भी होता है। हमने कई उसके अंदर, मैंने आकाशिक रिकॉर्ड में देखा हुआ है कि लाइक वो बोले कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, नहीं मन मान रहा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। तो बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि उनका वो कार्मिक बंधन बस वहीं तक था। हाँ, बस अगर यही मेरे को अब ऐसा ही लेकिन लगता है। वो पता कैसे चलेगा, हम्म। अगर आपका कार्मिक बंधन वहीं तक था तो आपके अंदर एक सुकून रहेगा, आपके अंदर उनके लिए प्यार रहेगा, आपके अंदर कोशिश नहीं रहेगी, और आपको अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि बस ये इतना ही कार्मिक बंधन था मेरा और ये पूरा हो गया। अगर हमारे अंदर अभी भी वो एफर्ट आ रहा है तो यानी कि अभी लर्निंग बची हुई है, अभी लर्निंग बची हुई है। ये मैं एक बड़ी डीप बात बोल रही हूँ, और मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी इस बात से सब एग्री करें। कुछ चीजों को हमने बहुत गहराई से देखा है, उनके ऊपर काम करके मैं उस बेसिस के ऊपर ये चीज बोल रही हूँ। आपको अपने आप अपने अंदर ये चीज आ जाएगी कि नहीं, और आपको बिल्कुल आपके अंदर ठहराव आ जाएगा, कोई चाहत नहीं रहेगी, कोई उनके लिए नेगेटिव नहीं रहेगा, आपके दिल से उनके लिए ब्लेस निकलेगी, अपने आप आपके अंदर से उनके लिए ब्लेस निकलेगी। दिस इज द बेस्ट वे टू मेक इट आउट कि मुझे अभी आगे उसमें करना है या नहीं। आप करके देखना, एनालाइज कीजिए आप अपने आप को, यू विल बी गेटिंग। वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू शैलबाला जी, थैंक यू सो मच शैलबाला। Okay, so no more question, तो परमिशन है जाने की संतोष जी। अगले हफ्ते मिलने के लिए, जाने के लिए जा सकते हैं आप जी। बिल्कुल इसी उम्मीद से हम तो सभी लोग वेट करते हैं कि पूनम जी ने आना है जी। बिल्कुल। तो आई थिंक तो फ्रेंड्स जी, कि, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, इस सेशन का जो आपने समय लगाया है उसका फायदा उठाइए, इसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। इसका बिल्कुल हमारी बायोलॉजिकल उम्र से कोई लेना देना नहीं है, ये हाँ सबके साथ, बिल्कुल, ये जी सबके साथ, जी। बस उसको प्यार से कीजिए और उस पे हाँ। काम। ठीक है, मुझे थैंक यू लगता सो है मच। इनिशिएट जो है खुद से कर देना चाहिए पूनम जी, बजाय हाँ अपनी जी, ईगो को एक तरफ रख के वही इनिशिएट तो मैंने करके। बात पहले बोली ना, या बिल्कुल, इनिशिएट कर क्लैरिफाई लेना कर लो, चाहिए। या लेकिन सो दैट। उन्होंने बोला कि बार बार करने के बाद भी वो बंदा ऐसा कर रहा है, उन्होंने हाँ वही बोला ना कि बार बार करने के हाँ बाद भी, तो फिर वो हमें अपने को जज करना पड़ता है। हाँ अगर हमारे अंदर आ ही नहीं रहा भाव, तो यानी कि अभी कुछ लर्निंग रहती है, देन सम नोइंग इज देयर, देन वी नीड टू वर्क ऑन अवरसेल्फ। बट इफ या हमारे अंदर से ये आ रहा है कि नहीं, नाउ इट इज डन, वो खुश रहे, वो खुश रहे, हम भी खुश, वो भी खुश, हम डेली उनको प्यार, तो फिर आपका हाँ, उनके साथ उतना ही कार्मिक था। तो उस समय सेटिस्फैक्शन हो जाएगा व्हेन यू हैव डन योर जॉब। और उसके बाद भी वो यस, रिएक्शन उनका क्या हो रहा है, दैट इज देयर प्रॉब्लम। लेकिन हमको अपनी तरफ से जो है ये होगा, सेटिस्फैक्शन होगा, हो जाएगा
कि हमने अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल क्लियर कर दिया और हमारी तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब मैं आपको आगे एक छोटा सा केस बताती हूँ मंजू जी। एक केस आया था जिसमें कि उनके उनके ही पेरेंट ने उनके साथ ऐसा किया था। तो ये जो क्लाइंट थी ये बहुत ज्यादा परेशान एंड डिसअपॉइंटेड थे। तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। तो सामने से यही मिला कि तुमने अब मेरे घर भी नहीं आना है, घर भी नहीं आना। तो मैंने इनको बोला कि आप अपनी नोइंग में देखो, आप अपनी आपको क्या आ रहा है। बहुत चीजें निकली जिसको कि हम बोलते हैं ना शैडो हीलिंग। एक्चुअली में मैंने फिर उनके साथ शैडो हीलिंग के कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए इनर चाइल्ड के बाद। शैडो हीलिंग में उनके इतनी चीजें निकली, इतनी चीजें निकली। और उसके साथ साथ क्या हुआ, 8 से 9 महीने में शी वॉज लाइक आई एम एट पीस पूनम जी, आई एम एट पीस। उसके अंदर कुछ उनके लिए वो नहीं रहा। बहुत ट्राई करा उसने, कुछ उसके अंदर नेगेटिव आया, कुछ उसके अंदर ये नहीं आया व्हाई विद मी। आई मीन शी टुक हर लेसन, उन्होंने अपने लेसन ले लिए, उन्होंने अपने को बड़ा अच्छा काम किया। उनके साथ मैंने डीपेस्ट डीपेस्ट शैडो हीलिंग करी होगी। और इतनी चीजें उनकी निकली, इतनी जैसे कहती है मतलब मेरे शरीर की मैल निकल गई सारी। And now बिल्कुल she is doing too good in her spiritual journey, अपनी पर्सनल लाइफ में वो इतना अच्छा कर रही है। तो ये ना मतलब हम ना एक वो नहीं बोल सकते आंसर। पता है क्यों, क्या होता है, जो मैं समझती हूँ हर एक की चेतना का अलग स्तर है, हर एक के कर्मा अलग है, हर एक के अंदर संस्कार अलग है, हर एक की शैडोज अलग है। सोच इनर अलग। चाइल्ड, इट इज नॉट दैट इजी टू से कि ऐसे कर लो तो ये आंसर आएगा। हाँ, किसी को कोई नहीं पता चलता दूसरे का। नहीं पता। जब हम इंडिविजुअल हर इंसान की जब काउंसलिंग होती है, जब वो आते हैं क्या चीजें निकलती हैं। कभी कभी इंसान आता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक मैं जाती हूँ तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स निकलती हैं। कितने क्लाइंट होते हैं, हर एक को थोड़े ना हम वही रोक देते हैं, लेकिन मुझे पता होता है इसकी शैडोज में भी कितनी चीजें हैं। तो जब इसका समय आएगा तब ये बिल्कुल बंदा अपने आप शैडो पे काम करेगा। तो हम ना कुछ एक फॉर्मूला नहीं बोल सकते। जी जैसे कि एक क्लास में 50 बच्चे भी हैं, एक टीचर पढ़ाने वाली है, लेकिन सबके एक से नंबर नहीं आते हैं। सबके IQ एक अलग ही है। किताब है, एक ही टीचर है, एक से नंबर नहीं आते हैं। सो इसीलिए मैं कहती हूँ गो विद इनर। जब हम किसी की स्पिरिचुअल उस पे करते हैं तो मैं उनको यही कहती हूँ, गो विद योर इनर वॉइस एंड वी मेक देम टू डाइव डीप इन देमसेल्व्स एंड देन दे मेक इट आउट। ये निकल रहा है, वो निकल रहा है। इट्स अ वेरी लाइक ब्यूटीफुल लर्निंग जो लाइफ में मोहम्मद बहुत आगे। चल खुद ही बोल रहा है, मैं अंडे खाऊंगा। अंडा नहीं खा हम्म। जी Very इट nice, वेरीज very फ्रॉम nice. पर्सन टू पर्सन। यस 100% सबकी अपनी अपनी हाँ फ्रीक्वेंसी है, सबका अपना अपना परसेप्शन है, परसेप्शन भी डिफरेंट होते हैं। एक ही बात को कोई कैसे ले लेता है, कोई कैसे ले लेता है। और हमारे अंदर तमोगुण, जी रजोगुण, सात्विक गुण, सत्वगुण। इनका एग्रीगेशन भी अलग अलग होता है ना। इनकी जी क्वांटिटी भी अलग अलग होती है। हमारी बिल्कुल बॉडी इनसे बनी हुई है। हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन। असल में क्या है ये म्यूट हो गया, स्टिल हो गया। we don't realize these things. We feel ओ ये बंदा ये है, उसको ये करना है, उसको वो करना है। तो ये सबके कॉम्बिनेशन भी अलग अलग है। बहुत गहराई से काम करा है बहुत साल तक इन चीजों पे, माइंड पे, एनर्जी पे, कॉन्शियसनेस पे। इट इज सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। जी जितना अंदर जाओगे ना लगता है सब सही है, गलत तो कोई है ही नहीं है। उसका उसका फायदा हम सब उठा रहे हैं, जो आपने इतने सालों तक से नहीं रिसर्च नहीं की है। और बिल्कुल उठा नहीं। रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो बना बनाया मिल रहा है ना। जी जी मैं थैंक बहुत यू सो अच्छा मच। महसूस करूंगी अगर मेरी उससे किसी एक को भी एक भी कोई लर्निंग मिलती है या अच्छी बात मिलती है, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी।
कि हम इस लायक हैं, अगर किसी को एक छोटी सी भी कोई बात से किसी को कुछ दे पाते हैं तो वही बहुत बड़ी चीज है। तभी जी। तो कहते हैं ना, सज्जन सांगत्य में ईगो चली जाती है, क्योंकि कई चीजें ऐसी पता चलती है ना, जो अपने को रियलाइज होती है कि यहाँ हम गलत हो सकते हैं। 100% एक्सेप्टेंस इज द की। एक्सेप्टेंस, जी जी। साइकोलॉजी में भी जितने क्लाइंट होते हैं, सबसे पहली चीज मैं बोलती हूँ, आपको एक्सेप्ट करना है। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ तो मैं सीखूंगी क्या? है ना? बिल्कुल और एब्सोल्युटली। एक्सेप्ट करना सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम है। जब हम एक्सेप्ट करेंगे, अब मैं सोचूंगी हाँ मेरे में ये कमी है, मुझे इसको दूर करना है, अब मैं क्या करूं, जी। है ना? अब बंदा एक्सेप्ट ही नहीं करता, कोई कहेगा अरे मैंने 6 सेशन ले लिए, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा, तो वो बंदा क्या कर रहा है? वही उसमें है जहाँ। एक्सेप्टेंस ही नहीं। तो मैंने कहा एक बात बताओ, आपकी अगर ये 15 साल की प्रॉब्लम है तो 15 सेशन तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे, है ना? 1 साल का एक सेशन तो कोई बड़ी बात जी, नहीं है। जब कोई अपनी गलती को ही नहीं समझ रहा तो नहीं सुधारेगा समझ। क्यों? नहीं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गुरु जी। मैं तो बोलूंगी मेरे पास काउंसलिंग में भी सभी सभी मैं कहूंगी डिवाइन सोल्स आती हैं। गुरु जी की इतनी कृपा है, सभी डिवाइन सोल्स आती हैं। और मेरे ख्याल से मुझे कोई ऐसा याद भी नहीं है कि जिसने मुझसे काउंसलिंग ली और वो स्पिरिचुअल ना बना हो। दैट इज दी ब्यूटी वाह। जो मुझे मुझे समझ में आती है। चाहे वो बच्चे जी। हैं, चाहे वो कोई भी है, वो सभी स्पिरिचुअल बने हैं। एंड आई एम रियली सो हैप्पी। मतलब कितने साल हो गए हैं, मेरे ख्याल से जो मेरा पहला क्लाइंट था, सभी कांटेक्ट में रहते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, उनकी ग्रोथ होती है, तो वो स्पिरिचुअल वे में इतना एक्सपेंड करते हैं। सो चलिए, बहुत अच्छी यात्रा है ये जीवन जी, भी। बहुत बहुत होंगी अच्छा सभी रहा। इसका एंजॉय कीजिए, लर्निंग थैंक लीजिए और यू। एंजॉय। तो जी थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद थैंक यू। सभी Thank you so पूरे much. थैंक यू Thank पूनम you, जी, जी. थैंक यू। वेरी पूरे ग्रुप Thank की you. तरफ से आपका बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। लव यू पूनम जी। लव यू लव मोर, यू लव यू। ऑल। Love you. Love. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और लव यू ऑल। कल फिर मिलेंगे और कल हमारे साथ मिक्की बेदी जी जुड़ेंगी जो पंचकोशा करवा रही है। तो अच्छा होगा कि सभी लोग एक बार सेशन सुन लें पिछला वाला, तो दैट विल बी हेल्पफुल, है ना? काफी अच्छी नॉलेज है वो, जो हम सब के लिए बेसिक नॉलेज की तरह ही है। जानते हैं सभी लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन जब वो समझाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू लव यू दीदी, ऑल। थैंक यू, लव यू। थैंक यू, थैंक यू। लव यू Thank जी। you, जी. कल Thank मिलते you. हैं थैंक जी। यू एवरीवन।